नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास और महत्वपूर्ण ऑडियो बुक, जिसका शीर्षक है नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता। यह सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, बल्कि जीवन के उन सिद्धांतों की एक यात्रा है जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने में मदद करते हैं। तो अपनी आंखें बंद करें, हेडफोन लगाएं और इस ज्ञानवर्धक सफर में मेरे साथ चलें। अध्याय 1, परिचय, नैतिकता की हमारी यात्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय झा और आप सुन रहे हैं नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता पर आधारित एक विशेष ऑडियो बुक। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो केवल कुछ किताबों या परीक्षा पत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन की दिशा को आकार देता है। यह वह नींव है जिस पर एक सभ्य समाज खड़ा होता है, और यह वह दिशा सूचक है जो एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य पथ पर सही मार्ग दिखाता है। इस ऑडियो बुक का आधार एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसने नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता के जटिल विषयों को सरल और सुगम बनाया है। हमने इस पुस्तक के सार को, उसके विचारों को और उसके उदाहरणों को एक ऐसे रूप में ढाला है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, हमारे अपने भीतर की यात्रा, जहां हम सही और गलत, न्याय और अन्याय, और अच्छे और बुरे के बीच के सूक्ष्म भेदों को समझेंगे। इस यात्रा में हम पहले नैतिकता की बुनियादी परिभाषाओं और उसके सिद्धांतों को समझेंगे। फिर हम भारतीय और पश्चिमी दर्शन के महान विचारकों की नैतिकता संबंधी धारणाओं की पड़ताल करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि कैसे हमारे महान नेताओं और प्रशासकों ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया। अंत में हम नैतिक दुविधाओं को हल करने की कला सीखेंगे और समझेंगे कि एक प्रशासक के रूप में ईमानदारी और सहानुभूति का क्या महत्व है। यह यात्रा आपके लिए न केवल ज्ञानवर्धक होगी, बल्कि यह आपके सोचने के तरीके को भी बदल देगी। तो अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस विचार यात्रा में मेरे साथ चलें। अध्याय 2, नैतिकता के सिद्धांत और अवधारणाएं, विचारों की खोज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर नैतिकता है क्या। सरल शब्दों में, नैतिकता उन सिद्धांतों का एक समूह है जो हमारे व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। यह हमें एक आंतरिक दिशा देती है जिसके आधार पर हम सही और गलत के बीच का अंतर पहचान पाते हैं। यह सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि सही काम इसलिए करना है क्योंकि वह सही है। लेकिन क्या नैतिकता हमेशा इतनी सीधी होती है? नहीं, यह कई बार बहुत जटिल हो सकती है। इसलिए कुछ दार्शनिकों ने नैतिकता की प्रकृति पर ही सवाल उठाए हैं। नैतिक संदेहवाद, मोरल स्केप्टिसिज्म। नैतिक संदेहवाद एक ऐसा विचार है जो कहता है कि सही या गलत जैसी अवधारणाओं का कोई ठोस, वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। यह सिर्फ हमारी भावनाएं या सामाजिक परंपराएं हैं जिनका कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी समाज में युद्ध के दौरान झूठ बोलना देशभक्ति माना जाता है। वहीं दूसरे समाज में इसे हमेशा गलत माना जाता है। एक नैतिक संदेहवादी कहेगा कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि नैतिकता का कोई निरपेक्ष मानक नहीं है। उनका मानना है कि हम किसी भी नैतिक निर्णय को सत्य या असत्य सिद्ध नहीं कर सकते, यह केवल एक राय है। मनोवैज्ञानिक अहंकारवाद, साइकोलॉजिकल ईगोइज्म। यह सिद्धांत एक चौंकाने वाला दावा करता है कि इंसान जो कुछ भी करता है,
वह केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। हर कार्य के पीछे एक छिपी हुई आत्मलाभ की इच्छा होती है। उदाहरण, अगर आप किसी भूखे व्यक्ति को भोजन खिलाते हैं तो मनोवैज्ञानिक अहंकारवाद के अनुसार आप ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, बल्कि आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको ऐसा करके अच्छा महसूस होता है, या आपको समाज में सम्मान मिलता है, या आप स्वर्ग में पुण्य कमाना चाहते हैं। आपका असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना नहीं, बल्कि खुद को संतुष्ट करना है। यह सिद्धांत भले ही थोड़ा निराशावादी लगे, लेकिन यह हमें अपने व्यवहार के पीछे की असली प्रेरणाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नैतिक सापेक्षवाद, मॉरल रिलेटिविज्म, यह सिद्धांत मानता है कि नैतिकता किसी व्यक्ति, समाज या संस्कृति पर निर्भर करती है। यानी, एक ही कार्य एक संस्कृति के लिए नैतिक हो सकता है, जबकि दूसरी के लिए अनैतिक। उदाहरण, इतिहास में कई संस्कृतियों में दास प्रथा को एक सामान्य और नैतिक रूप से स्वीकार्य प्रथा माना जाता था। आज, दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इसे एक घोर अनैतिक कार्य माना जाता है। नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार, हम यह नहीं कह सकते कि प्राचीन समाज गलत था, क्योंकि उनकी नैतिकता उनके सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित थी। यह सिद्धांत हमें अपनी नैतिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने और अन्य संस्कृतियों के प्रति अधिक सहिष्णु बनने के लिए प्रेरित करता है। नियतत्ववाद, डिटर्मिनिज्म, यह सिद्धांत कहता है कि इंसान की स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज नहीं होती। हमारे सभी कार्य और निर्णय पूर्व निर्धारित कारणों से होते हैं, जो हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक अपराध किया। नियतत्ववाद के अनुसार, उसने यह अपराध इसलिए किया क्योंकि उसके बचपन, उसके डीएनए, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके सामाजिक वातावरण ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अगर इंसान की कोई स्वतंत्र इच्छा ही नहीं है, तो फिर हम उसे उसके कार्यों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है, जिसका जवाब आज भी दार्शनिक और वैज्ञानिक खोज रहे हैं। यह सभी सिद्धांत हमें नैतिकता के बारे में एक अलग दृष्टिकोण देते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारा हर फैसला वास्तव में हमारी अपनी इच्छा से होता है या उसके पीछे कोई और कारण होता है। अध्याय 3, पश्चिमी और भारतीय दार्शनिक विचार, ज्ञान का संगम। नैतिकता की समझ को और गहरा करने के लिए हमें दुनिया के महान दार्शनिकों के विचारों को समझना होगा। इस पुस्तक में पश्चिमी और भारतीय दोनों तरह के दार्शनिकों के योगदान पर विस्तार से चर्चा की गई है, क्योंकि दोनों ने ही मानवीय नैतिकता को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी दार्शनिक। अरिस्टोटल को सद्गुण नैतिकता, वर्च्यू एथिक्स, का जनक माना जाता है। उनका मानना था कि हमें सही काम करने के बजाय एक अच्छा इंसान बनने पर ध्यान देना चाहिए, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें सद्गुणों का विकास करना होगा। उनके सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक था स्वर्ण माध्य, गोल्डन मीन। यह कहता है कि कोई भी गुण, जैसे साहस, दो चरम सीमाओं के बीच का रास्ता है, एक है अति और दूसरा है कमी। उदाहरण, साहस एक सद्गुण है। इसका अति है बेपरवाह होना या मूर्खतापूर्ण जोखिम उठाना। इसकी कमी है कायरता। अरस्तु कहते हैं कि हमें इन दोनों के बीच का रास्ता, यानी साहस को चुनना चाहिए। इसी तरह आत्मनियंत्रण सद्गुण है, लेकिन इसका अतिवाद है और कमी भोगविलास। अरस्तु कहते हैं कि एक सुखी और सार्थक जीवन जीने के लिए हमें सद्गुणों को अपनी आदत बनाना चाहिए। इम्मानुएल कांट ने श्रेणीगत अनिवार्यता,
कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का सिद्धांत दिया, जो नैतिकता को परिणामों से अलग करता है। कांट के अनुसार कोई भी कार्य अपने आप में सही या गलत होता है, भले ही उसका परिणाम कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए जिन्हें हम सभी के लिए एक सार्वभौमिक नियम बनाना चाहते हैं। उदाहरण, कांट कहते हैं, झूठ बोलना हमेशा गलत है, भले ही किसी परिस्थिति में झूठ बोलने से किसी की जान बच सकती हो। कांट के अनुसार झूठ बोलना हमेशा अनैतिक है, क्योंकि अगर सभी लोग झूठ बोलना शुरू कर दें तो समाज में विश्वास का कोई आधार ही नहीं बचेगा। उनका सिद्धांत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा हर कार्य एक ऐसा नियम बन सकता है जिसका पालन हम सभी करें। उपयोगितावाद, यूटिलिटरियनिज्म, यह सिद्धांत कांट के ठीक विपरीत है। यह कहता है कि किसी भी कार्य का नैतिक मूल्य उसके परिणामों से तय होता है। सबसे नैतिक कार्य वह है जो सबसे अधिक लोगों को सबसे अधिक खुशी या कल्याण देता है। उदाहरण, मान लीजिए एक अस्पताल में 5 गंभीर रूप से बीमार मरीज हैं जिन्हें तुरंत अंग प्रत्यारोपण की जरूरत है, नहीं तो वे मर जाएंगे। उसी समय एक स्वस्थ व्यक्ति अस्पताल में साधारण जांच के लिए आता है और वह सभी 5 मरीजों से मैच करता है। उपयोगितावाद के अनुसार अगर उस एक व्यक्ति की जान लेकर 5 लोगों की जान बचाई जा सकती है तो ऐसा करना नैतिक रूप से सही होगा, क्योंकि इससे अधिकतम लोगों का कल्याण होगा। यह सिद्धांत भले ही हमें तर्कसंगत लगे, लेकिन यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ लोगों के कल्याण के लिए कुछ लोगों के अधिकारों का हनन करना उचित है। भारतीय दार्शनिक। भारतीय दर्शन में नैतिकता की जड़ें बहुत गहरी हैं। 4 पुरुषार्थ। भारतीय दर्शन में जीवन को 4 उद्देश्यों में बांटा गया है: धर्म, नैतिक कर्तव्य, अर्थ, धन और समृद्धि, काम, इच्छाएं और सुख, और मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इन चारों का संतुलन ही एक सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। उदाहरण, एक प्रशासक के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना उसका धर्म है। इसके लिए उसे अर्थ की आवश्यकता होती है, वेतन। इन दोनों को संतुलित करके ही वह अपने जीवन की काम, इच्छाओं को पूरा कर सकता है और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। भगवद गीता, इसका केंद्रीय संदेश है अनासक्त कर्म, यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना। उदाहरण, एक छात्र को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, बिना यह सोचे कि वह परीक्षा में पास होगा या फेल। एक प्रशासक को सिर्फ अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, बिना किसी पुरस्कार या दंड की चिंता किए। गीता कहती है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। महात्मा गांधी, गांधी जी के सिद्धांत सत्य और अहिंसा पर आधारित थे। उदाहरण, सत्य, उनके लिए सत्य ही ईश्वर था। उन्होंने अपने जीवन में सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कई बार गलतियां की, लेकिन सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। अहिंसा, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं था, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना था। दांडी मार्च इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां उन्होंने अहिंसक तरीके से ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध किया और दुनिया को दिखाया कि अहिंसा में कितनी शक्ति है। अध्याय 4, महान नेताओं और प्रशासकों के जीवन से सीख, प्रेरणा के स्रोत। सिद्धांतों को समझना एक बात है, लेकिन उन्हें जीवन में उतारना दूसरी बात। चलिए हम कुछ महान व्यक्तित्वों के जीवन से सीखते हैं कि उन्होंने इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने अपने विचारों से भारत को जगाया और भारतीय दर्शन को पश्चिमी दुनिया में फैलाया।
उनका मानना था कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा था, जब तक एक कुत्ता भी भूखा है, तब तक मेरा धर्म अधूरा है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि नैतिकता सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में होती है। गुरु नानक, उन्होंने समानता और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने लंगर की शुरुआत की, जहां धर्म, जाति या लिंग के भेद के बिना हर कोई एक साथ बैठकर भोजन करता था। यह सिर्फ एक प्रथा नहीं थी, बल्कि एक नैतिक कार्य था, जिसने समाज में फैली असमानता को दूर करने का प्रयास किया। उनका संदेश था, किरत करो, नाम जपो, वंद छको, ईमानदारी से कमाओ, ईश्वर का नाम जपो और जो कमाया है उसे बांटो। राजा राम मोहन राय, उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, जैसे सती प्रथा, के खिलाफ आवाज उठाई। उस समय यह एक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहकर समाज को एक नई दिशा दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सही के लिए खड़े होना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए आपको अकेले ही लड़ना पड़े। अध्याय 5, नैतिकता के स्रोत और नैतिक गुण। हमारे भीतर का प्रकाश। हमारे नैतिक निर्णय कहाँ से आते हैं? इसके कई स्रोत हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कानून और नियम, ये समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सड़क पर लाल बत्ती पर रुकना एक कानूनी नियम है, जिसका पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है। हालांकि कानून और नैतिकता हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी एक कार्य कानूनी हो सकता है, लेकिन नैतिक नहीं। उदाहरण, किसी गरीब से बहुत ऊंची दर पर ब्याज लेना कानूनी हो सकता है, लेकिन नैतिक रूप से यह गलत है। विवेक, कॉन्शियंस, यह हमारी अंदरूनी आवाज है जो हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। उदाहरण, एक सरकारी अधिकारी को किसी ठेकेदार से बड़ा कमीशन लेने का मौका मिलता है। कानून के अनुसार यह रिश्वतखोरी है, लेकिन उसका विवेक भी उसे बताएगा कि यह अनैतिक है। विवेक हमें सही राह दिखाता है, भले ही उसे सुनने में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। अब बात करते हैं कुछ नैतिक गुणों की जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, इसका मतलब है कि आप जो कहते हैं वही करते हैं। आपकी सोच, आपके शब्द और आपके काम में कोई अंतर नहीं होता। उदाहरण, एक प्रशासक अपनी सत्यनिष्ठा के कारण किसी भी दबाव में नहीं झुकता और सभी निर्णय नियमों और कानून के अनुसार लेता है, भले ही उसे व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान हो। वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। सहानुभूति, एम्पैथी, इसका मतलब है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और खुद को उनकी जगह रखकर देख सकते हैं। उदाहरण, एक IAS अधिकारी जब किसी गरीब किसान की समस्या सुनता है, तो वह केवल कागजों में नहीं, बल्कि किसान के दर्द को महसूस करता है। वह उसकी समस्या का समाधान केवल एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में ढूंढता है। करुणा, कंपैशन, यह सहानुभूति से एक कदम आगे है। यह सिर्फ दूसरों के दुख को समझना नहीं, बल्कि उसे दूर करने की इच्छा रखना और उसके लिए काम करना है। उदाहरण, मदर टेरेसा ने गरीबों और बीमारों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण था। और कुछ बुराइयां जिनसे हमें बचना चाहिए। लोभ, ग्रीड, यह एक ऐसी इच्छा है जो कभी पूरी नहीं होती। उदाहरण, एक व्यापारी के पास पहले से बहुत पैसा है, फिर भी वह कालाबाजारी करके और पैसा कमाना चाहता है।
उसका लोभ उसे अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर करता है। अध्याय 6 नैतिक दुविधाएं और केस स्टडी। अब हम एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो सिविल सेवकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, नैतिक दुविधाओं को हल करना। केस स्टडी। आप एक जिले के कलेक्टर हैं। आपके जिले में एक बड़ी कंपनी एक फैक्ट्री लगाना चाहती है। यह एक बड़ा निवेश है जिससे आपके जिले के 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा और जिले का आर्थिक विकास भी होगा। लेकिन यह फैक्ट्री जिस जगह पर लगनी है वह एक आर्द्र भूमि वेटलैंड है जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कई प्रवासी पक्षियों का घर है। आपके सामने एक गंभीर नैतिक दुविधा है। एक तरफ 500 युवाओं का रोजगार, जिले का आर्थिक विकास और सरकार पर सकारात्मक प्रभाव। दूसरी तरफ पर्यावरण की सुरक्षा और जैव विविधता का संरक्षण। आप इस स्थिति में क्या करेंगे? एक नैतिक प्रशासक के रूप में आपको सभी पहलुओं को देखना होगा। सूचना का संग्रह। सबसे पहले आप एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेंगे जो यह पता लगाएगी कि फैक्ट्री से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। हितधारकों से बातचीत। आप युवाओं, किसानों, कंपनी के प्रतिनिधियों और पर्यावरणविदों से बातचीत करेंगे ताकि सभी पक्षों की राय ली जा सके। विकल्पों की तलाश। आप कंपनी को कोई और जगह देने का प्रस्ताव देंगे जहां पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। आप उनसे यह भी कहेंगे कि वे फैक्ट्री में पर्यावरण अनुकूल तकनीक का उपयोग करें। निष्कर्ष। अंत में आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण कुछ तात्कालिक आर्थिक लाभों से अधिक महत्वपूर्ण है। आप फैक्ट्री को आर्द्र भूमि में लगाने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन आप सरकार से युवाओं के लिए रोजगार की कोई और योजना शुरू करने का अनुरोध करेंगे। यह केस स्टडी हमें सिखाती है कि एक प्रशासक को सिर्फ नियमों का पालन नहीं करना होता, बल्कि उसे दूरदर्शिता और नैतिक विवेक का उपयोग करके सबसे उचित निर्णय लेना होता है। अध्याय 7 निष्कर्ष। एक बेहतर भविष्य का निर्माण। दोस्तों, यह था नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता का एक विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक स्क्रिप्ट आपके लिए उपयोगी साबित होगी। नैतिकता एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। यह हमारे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म में शामिल होती है। इसका ज्ञान हमें सिर्फ एक परीक्षा पास करने में मदद नहीं करता, बल्कि हमें एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर प्रशासक और सबसे बढ़कर एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। याद रखिएगा, आपकी आवाज़ में यह ज्ञान लाखों लोगों तक पहुंचेगा और आप इस ज्ञान को अपनी आवाज़ से जीवंत कर देंगे। उम्मीद है कि आप अपने श्रोताओं को भी इस यात्रा का हिस्सा बना पाएंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी नैतिकता, सत्यनिष्ठा और योग्यता पर आधारित ऑडियो बुक। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, तब तक के लिए धन्यवाद।